निर्मला सीतारमण ने जैसे ही ये घोषणा की, पूरा भारत का मिडिल क्लास खुशी से झूम उठता है। आखिर क्यों झूमता है मिडिल क्लास? उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा की एक बहुत बड़ी संख्या में जो सीटें हैं, उस पर भाजपा ने एक साथ निशाना साधने का प्रयास किया है। और इसके बाद तो एक के बाद एक घोषणाएं होती चली जाती हैं। तो इससे किसानों का क्या लाभ है? इससे छात्रों का क्या लाभ है? इससे कारोबारियों को क्या लाभ होगा? महिलाओं को क्या लाभ होगा? इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और सबसे प्रमुख बात कि आने वाले चुनाव में भाजपा ने दिल्ली और बिहार को किस तरह से साधा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस सेक्टर पर इस सरकार को फोकस करना चाहिए था, उस पर सरकार ने फोकस नहीं किया है। आखिर क्यों नहीं किया इस सेक्टर पे फोकस? और वो सेक्टर कौन कौन से हैं जिस पे कि इसको फोकस करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये बजट है, वह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मैं सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा और इसके इतिहास को समझाने का प्रयास करूंगा। तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और आपके मन में जो विचार है वही मेरे मन में भी है, बस आपका साथ बना रहे। 2025 का जो ये बजट है, इसको मैं सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो बजट होता है वह एक आंकड़ों का खेल होता है। और मुझे यह बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। मैं इससे खुद एक बहुत बोर हो जाता हूं। लेकिन मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और जो भी घोषणाएं की गई हैं, मेरे विचार से उसके क्या परिणाम हो सकते हैं या बीते समय में इसके क्या परिणाम रहे हैं, मैं यह बताने का प्रयास करूंगा। और भविष्य तो आप खुद समझ जाएंगे। बस आप साथ बने रहिए। बजट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हम लोग इसको रॉकेट साइंस समझते हैं। हम अपने ही परिवार के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो बजट को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है रेवेन्यू यानी कमाई, और दूसरा भाग होता है कैपिटल मतलब खर्चा। अगर यह समझा जाए कि मान लीजिए हमारे पिताजी जो हैं वो बिजनेस या कमाई कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाते हैं और हम लोग उसी में से खर्चा करते हैं। अगर रेवेन्यू रिपीटेबल मतलब अगर हमारे पिताजी तो कमा ही रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारी माताजी भी कमाती है, हमारा भाई भी कमाता है, तो यह बहुत अच्छा होता है और यह बार बार होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है कैपिटल मतलब होता है खर्चा। कैपिटल में रिपीटेबल ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। ये दोनों टाइप के होने चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब ये होता है कि जैसे हमारा बिजली का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ या किराने का बिल हुआ, यह सब है रिपीटेबल। जो शॉर्ट टर्म रिपीटेबल कैपिटल है ये है। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म रिपीटेबल, मतलब कि कोई भी, जैसे हम कोई कार लेते हैं या कोई प्लाट लेते हैं या कोई बड़ा मकान लेते हैं, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। कुल मिलाकर यही होता है बजट। सरकार अलग अलग माध्यमों से रेवेन्यू जनरेट करती है और रिपीटेबल रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास करती है। और दूसरी तरफ है कैपिटल, यह कम से कम करना चाहती है। रिपीटेबल कैपिटल का मतलब है कि सैलरी हुआ, पेंशन हुआ या अन्य चीज़ें हुई जिन पे कि वो खर्चा करना चाहती है। और लॉन्ग टर्म रिपीटेबल में ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना हुआ, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर खर्चा करना हुआ, या फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे वो खर्च करना चाहती है। लेकिन इन खर्चों के कारण एक और बात आती है, उसको बोला जाता है फिस्कल डिफिसिट। इसको मैं बाद में बताऊंगा। और मोदी सरकार को इस साल एक बहुत बड़ा फिजिकल डिफिसिट हुआ है और यह एक बड़ा आंकड़ा है जिसको कि मैं छुपाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम लोग जानते हैं कि यह बजट कैसे तैयार होता है। यह बजट जो होता है वो 6 फेस में तैयार होता है। पहला जो फेस होता है कि सर्कुलर निर्माण किया जाता है, यानी सर्कुलर भेजा जाता है। हर साल सितंबर व अक्टूबर में बजट बनाने की जो प्रक्रिया चालू होती है, तब वित्त मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय विभाग, सब विभागों को, चाहे वह केंद्र मंत्रालय हो या कोई अन्य विभाग, उन सभी को वो सर्कुलर भेजता है। और फिर चालू होता है दूसरा फेज, जिसमें कि सभी मंत्रालय अनुमानित खर्च मांगे जाते हैं, जिसमें सैलरी, पेंशन या जैसे रूटीन खर्च होते हैं। इसके अलावा योजनाओं पर जो फंड खर्च होता है वो भी शामिल होता है। इसके बाद चालू हो जाता है तीसरा फेज, जिसका नाम है कि बजट निर्माण किया जाता है। वित्त मंत्रालय और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे किसान हुए, उद्योगपति हुए, उनके प्रतिनिधियों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। इसके बाद सरकार
सरकार अपना खर्च और जमा का हिसाब लगाती है, क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्रालय ने किसानों से बात किया होगा? अगर किसानों से बात की होती तो एमएसपी की बात हुई होती। और रही बात उद्योगपतियों से मिलने की, तो अडानी अंबानी का दरबार के वो दरबारी हैं, जैसा कि राजा साहब कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। इसके बाद चालू होता है बजट का चौथा फेज। इसमें कच्चा खाका लेकर के वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर इसमें बदलाव किए जाते हैं और इस तरह का बजट जो फाइनल ड्राफ्ट बनता है और इस मंत्रालय के प्रिंटिंग प्रेस में छापने को भेज दिया जाता है। इसके बाद तो कुछ मीठा हो जाए की सेरेमनी होती है, जिसे कहा जाता है हलवा सेरेमनी। और प्रिंटिंग शुरू होने के बाद हलवा सेरेमनी की जाती है। इसमें मंत्री समेत अन्य मंत्री अधिकारी शामिल होते हैं और बजट पेश होने पर प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारियों व सपोर्ट स्टाफ को 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, ऐसा क्यों किया जाता है? 7 दिन के लिए सभी लोगों को बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? 100 से अधिक जितने भी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। सभी के मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं। इस दौरान वह तो ना तो किसी से मिल सकते हैं, ना घर जा सकते हैं। और यानी कि बजट के दिन तक, मतलब 1 फरवरी को वित्त मंत्री का जब भाषण पूरा होता है तब तक गोपनीय रखा जाता है, ताकि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोका जा सके। सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए किसी खास इंडस्ट्रीज में टैक्स कम होने वाला है तो उसकी भारी मात्रा में, यानी उससे इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनियों के शेयर को खरीद लिया जाता है और इधर ऐलान होते ही उस इंडस्ट्रीज के शेयर को तेजी से आगे बढ़ेंगे और वह सख्त मुनाफा कमा लेगा। वही आम निवेशक जो होता है उससे यह मौका छीन लिया जाता है। 1950 में पहले बजट की कापियां राष्ट्र भवन में ही छपती थीं, लेकिन 1950 में जो कांग्रेस की वित्त मंत्री हैं जॉन मथाई के दौरान इस प्रिंटिंग प्रेस से कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो जाते हैं और मथाई पर कुछ बड़े उद्योगपतियों का मदद करने का आरोप लगता है। इसके बाद जो बजट की जो छपाई होती है वह दिल्ली के मिंटो रोड स्थित दूसरी सरकारी प्रेस में होने लगती है। 30 साल बाद 1980 में इस प्रेस को नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी साल बजट को फाइनली करने के लिए, उसकी छपाई करने के लिए शामिल स्टाफ को 2 हफ्ते के लिए उसके बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। तब से यह प्रक्रिया चालू है। बस एक बदलाव किया गया है कि पहले 2 हफ्ते के लिए बंद किया जाता था और अब 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाता है। ऐसा इसलिए कि 2021 और 2022 में यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर डिजिटल जो बजट है वो जारी कर दिया जाता है और इसके चलते बजट की जो कापियां छपती हैं उसके बाद चालू होता है आखिर वह अंतिम फेज और 1 फरवरी को बजट संसद में पेश किया जाता है। इसकी एक कॉपी लोकसभा में पेश की जाती है और बाकी सांसदों को टैब के जरिए सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है। इस तरह से पूरा होता है बजट का प्रोसीजर। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें इनकम टैक्स से 11.87 लाख करोड़, जिसकी कि कुल हिस्सेदारी 19% होती है। जीएसटी से, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे राहुल गांधी जी से गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उससे 10.62 लाख करोड़, यानी कुल मिला के 18% उसकी कुल बजट में हिस्सेदारी होती है। कारपोरेट टैक्स से 10.2 लाख करोड़, जिसकी कि कुल हिस्सेदारी 17% होती है। एक्साइज ड्यूटी से 3.1 लाख करोड़, जिसकी कि कुल हिस्सेदारी 5% होती है। कस्टम ड्यूटी से 2.38 लाख, जिसे कुल बजट की 4%, और अदर टैक्सेस जो होते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाले टैक्स भी होते हैं, जिसकी कि कुल हिस्सेदारी होते है 0.14 लाख, और यह कुल बजट का केवल मात्र 0.2% होता है। दूसरे राज्यों से मिलने वाले अनुदान और टैक्सों से 2.1 लाख, जो कुल बजट का 3% होता है। जो कर्ज पर ब्याज सरकारी कंपनियों संस्थाओं जैसे आरबीआई, इंडियन ऑयल आदि से जो मुनाफा कमाया जाता है उसे 3.27 लाख करोड़ रुपए, या कुल 5% सूची होती है। हम इतना पेट्रोल टैक्स पर देते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है 43.86 लाख करोड़, यानी 72% जो है। इसके अलावा जो पैसा हमारे पास आता है वह कर्ज, जैसे विदेशी कर्ज जो होते हैं, जिससे अन्य लोगों से जो कर्ज मिलता है, उससे हमारा 16.13 लाख करोड़ रुपए हम लोग कमाते हैं, जिसकी कुल हिस्सेदारी बजट में 27% होती है। और जो सरकारी एसेट्स होते हैं उनको बेच करके या और कर्ज वसूली जो होता है, उससे हमको 0.78 लाख करोड़ का बजट में कुल हिस्सेदारी, जिसकी कि 1% है। इस तरह से अगर कुल कैपिटल रिसीव होता है
वह होता है 16.91 लाख करोड़ और कुल बजट का यह 28% होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल जमा 43.86 प्लस 16.1 लाख करोड़ कुल मिला के होता है 16.77 लाख करोड़। इतने पैसे भारत के कुल बजट के खाता है जो कि भारत कमाता है। यह तो बात की गई कमाई की। अब खर्चा कहाँ पर किया जाता है यह आप लोग जानिए। राज्यों द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उसका टोटल होता है 12.47 लाख करोड़ जो कि कुल परसेंटेज है 21%। इसके बाद आता है ब्याज। जो सरकार ने कर्ज लिया हुआ है उसे जो ब्याज चुकाना पड़ता है वह है 11.6 लाख करोड़ जिसकी कि कुल हिस्सेदारी 19% है। केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती हैं जो उस पर पूरा खर्च आता है 10.88 लाख करोड़ और कुल परसेंटेज है 18%। इतने पैसे तो खर्च किए जाते हैं और कौन से विभाग पे कितने पैसे खर्च किए जाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और इन आंकड़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं जिस पर कि टोटल जो खर्च है 5.06 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं जो कि कुल बजट का 8% है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बंटवारा होता है जो वित्त मंत्रालय से जो मिलने वाली जो टोटल रकम है वह है 5.2 लाख करोड़ और कुल बजट का वह 9% है। सब्सिडी जैसे उर्वरक पेट्रोलियम अन्य चीज़ों पे जो सरकार सब्सिडी देती है वो होती है 4.2 लाख करोड़ जो कि कुल बजट का 6% है। सरकार अन्य योजनाओं पे जो खर्च है वो 3.79 लाख करोड़ जो कि 6% जो और जो पेंशन दी जाती है उसका कुल खर्च है 2.43 लाख करोड़ रुपए जो 4% है। लेकिन अब तो पेंशन बंद कर दी गई है। अब इन पैसों को तो सरकार बचा ही लेगी। ये बचाने के बाद कहाँ खर्च करती है क्या कभी आपको बताया गया है? इसके बाद आता है वेतन। केंद्रीय मंत्रालय को जो वेतन मिलता है उसका जो कुल टोटल है 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। यह कुल हिस्सेदारी 3% है। अन्य जो खर्च हैं जो कुल टोटल है वो 3.2 लाख करोड़ जो कि कुल बजट का 5% है। इस तरह से देखा जाए तो कुल टोटल बजट का खर्च है 16.77। अगर कमाई और खर्च का आंकड़ा मिलाया जाए तो दोनों बराबर हैं। इसके बाद भी सरकार को घाटा होता है और इस घाटे को कहा जाता है फिजिकल डिफिसिएट यानी राजकोषीय घाटा। 2024 और 2025 में मोदी सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपए का हुआ है जो कि कुल जीडीपी का 4.9 है। आखिर राजकोषीय घाटा ये कौन सी बला है? हम लोग आसान भाषा में ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार में जो कुल कमाई है केवल मात्र 7,500 रुपये है और हमारा जो कुल खर्चा है वो 10,000 रुपये है। यानी हमें हर महीने 2,500 रुपये की कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज और उसका ब्याज हमें हर महीने चुकाना पड़ता है। इसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको काबू में करने के लिए 2003 में फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट किया गया था। इसमें यह तय किया गया था जो राजकोषीय घाटा है कुल जीडीपी का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि 3% से ऊपर ही रहा है और इस समय अगर हम लोग देखें तो 4.9 है। तो हमारी माली हालत कैसी है हम लोग सोच सकते हैं। बनिया की सरकार है, बनिया ही नहीं समझ पा रहा है कि घाटा कितना है मुनाफा कितना है। अब आते हैं बजट पर जिसको कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मधुबनी की साड़ी को पहन करके पूरे 1 घंटा 17 मिनट का लंबा भाषण दिया है और कल उन्होंने इसमें लगभग 50 लाख करोड़ का बजट पढ़कर सुनाया। और सबसे बड़ी जो घोषणा है वह है कि 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं लेगा। इसको सुन करके पूरा मिडिल क्लास झूम उठा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का जो कारण है वह मिडिल क्लास के जरिए सरकार एक बहुत बड़े वर्ग को साधने की कोशिश करना चाहती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव रहते हैं और सरकार के कामकाज पे होने वाले फीडबैक को लेकर बेहद गंभीर होते हैं। ऐसे में बजट से पहले जिस प्रकार से फीडबैक मिल रहा था इससे सरकार व पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी चिंता बनी हुई थी। फीडबैक मिडिल क्लास में बढ़ती हुई नाराजगी को लेकर थे और मिडिल क्लास का हाल में ही बीजेपी का सबसे कोर सपोर्टर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से इस वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी थी खुलकर सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगी। इसको लेकर के पीएम मोदी ने गंभीरता दिखाई और पिछले कई सालों से मिडिल क्लास को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था।
राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं वो अपने को उपेक्षित तो थे, उनके हितों की बात करने वाला कोई नहीं बचा। सरकार को भी इस तरीके की नाराजगी का अंदाजा था। नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं था उनके लिए। भले ही संख्या के स्तर में मिडिल क्लास देश की सबसे बड़ी आबादी हो और ना ही कोई नैरेटिव पैदा करने की ताकत रखती हो, लेकिन पूरे लोकसभा में ऐसी 350 सीटें हैं जहां पर मिडिल क्लास एक निर्णायक भूमिका निभाता है, और यही कारण है कि इनको छूट दी गई। ऐसा करके सरकार इस मध्यम वर्ग को साधना चाहती है। और दिल्ली को भी, जहां की 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है, जिसमें कि 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं, और दिल्ली में 1.55 करोड़ वोटर हैं। और पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली वालों को 1.7 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। इस नई टैक्स स्लैब से यहाँ के 67% जो मिडिल क्लास की आबादी है वह प्रभावित होगी। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र किया। राज्य के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड का स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार और 3 एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नगर परियोजना का ऐलान किया। काश हर राज्य में इस समय चुनाव होता, हर राज्य को अपना अपना अलग अलग बजट मिलता। केजरीवाल ने एक बात बहुत सही कही थी कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, कि ये सारे नेतागण तभी सक्रिय होंगे जब चुनाव आएंगे, और तभी वो जनता का ख्याल रखेंगे। बाकी टाइम तो ये सो जाएंगे और जनता को भूल जाएंगे। क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए आने वाले समय में घातक साबित होगा? मित्र, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको यह बताऊंगा कि सरकार एक बहुत बड़ी चीज छुपा रही है। किसानों, छात्रों और महिलाओं के साथ में जितनी योजनाएं की गई, उनका आज के डेट में स्टेटस क्या है, 2024 में जो घोषणाएं की गई उनका स्टेटस क्या है, और बहुत ही बुरी हालत में हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अपना माथा पीट लेंगे कि इन योजनाओं का इस समय क्या हालत है। तो मित्र, अगले वीडियो में भी आप लोग बने रहिए। आशा करता हूं कि ये बजट का जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वह आपको समझ में आया हो। मित्र, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।